हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पशुधनम यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर हर्ष फौजदार। तो भाई ये वाला अपना जो पेपर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये पंजाब का जो वेटनरी इंस्पेक्टर का जो पेपर होता है वो है। तो इसको अपन फटाफट देख लेते हैं। इसमें भाई बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, जो अपने LSA राजस्थान की बात करें, VLD हरियाणा की बात करें, AVFO की बात करें, पंजाब की, सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो इसको अपन देखते हैं फटाफट। जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें जो वेटनरी का है कि प्यूबर्टी इन बुल इज रीच्ड व्हेन द फर्स्ट इजैकुलेट कंटेन्स एट लीस्ट। इसमें कहना चाह रहा है कि भाई जो बुल है, सांड है, उसके अंदर प्यूबर्टी आप कब बोलोगे। प्यूबर्टी मतलब यौवनारंभ। देखो LSA का जो 2022 का पेपर हुआ है उसके अंदर प्यूबर्टी की डेफिनेशन पूछ ली गई थी, है ना। तो इसके अंदर पूछ रहा है कि प्यूबर्टी आप कब बोलोगे, जब उसके अंदर कैसे स्पर्म हो। तो भाई इसके अंदर आंसर जो जाएगा वो थर्ड आंसर जाएगा, ठीक है ना। थर्ड आंसर इसके अंदर रहेगा। और थर्ड आंसर में क्या कहना चाह रहा है कि भाई जो मिनिमम स्पर्म है वो कितने होने चाहिए, 50 मिलियन होने चाहिए। और भाई जो मोटिलिटी है वो कितनी होनी चाहिए, 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कम से कम अपन बोले 10% तक है तो काम चल जाएगा, लेकिन 10% ज़्यादा है तो काम नहीं चलेगा। तो इसके अंदर अंदर जो आंसर रहेगा भाई वो थर्ड रहेगा। जैसे बच्चे का पेपर है वो इसमें डी लगा के आया है, तो इसमें भाई याद रखें डी आंसर नहीं जाएगा, ठीक है। कौन सा आंसर जाएगा, सी आंसर इसके अंदर जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है बेस्ट मेथड ऑफ स्पर्म कलेक्शन एंड स्टेलियन। याद रखना ये घोड़े की बात कर रहा है। घोड़े के अंदर कि भाई सीमन कलेक्शन करें, अपन वीर्य का एकत्रण करें, तो कौन सी विधि के द्वारा करना चाहिए। तो चाहे घोड़ा हो चाहे बुल सांड हो, उसके अंदर अगर आपसे पूछ ले बेस्ट मेथड कौन सा है सीमन कलेक्शन का, वीर्य एकत्रण का सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो वो कौन सी होगी भाई, AB मेथड। AB का मतलब होता है आर्टिफिशियल वेजाइना या फिर कृत्रिम योनि विधि के द्वारा अपन वीर्य का एकत्रण कर सकते हैं। तो इसके अंदर कौन सा आंसर जाएगा, पहला आंसर जाएगा। बाकी कॉन्डोम विधि है, इसको अपन डॉग में यूज कर सकते हैं। बेस्ट नहीं बोलेंगे, AB मेथड ही सबके अंदर बेस्ट है, लेकिन ये बता रहा हूँ कॉन्डोम विधि अपन डॉग के अंदर यूज में ले सकते हैं। जैसे लास्ट वाला दे रखा है इलेक्ट्रो इजैकुलेशन, इसमें करंट छोड़ा जाता है ना, जो करंट है उसके द्वारा इजैकुलेशन करवाया जाता है। लेकिन ये विधि ठीक है, लेकिन सबसे अच्छी AB मेथड, याद रखना। अगला क्वेश्चन है विच फॉलोइंग एनिमल स्पीसीज पोजेज हाईएस्ट स्पर्म कंसंट्रेशन इन सीमन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि वीर्य के अंदर इनमें से कौन सी प्रजाति है जिसमें सबसे ज्यादा स्पर्म कंसंट्रेशन पाई जाती है। कंसंट्रेशन मतलब कहते हैं अपन वीर्य की सांद्रता। इसका मतलब हो गया कि वीर्य की नहीं, सॉरी, शुक्राणु की सांद्रता। 1 ml वीर्य में सबसे ज्यादा शुक्राणु किसके अंदर होंगे। क्या कहना चाह रहा है, 1 ml कंसंट्रेशन, सांद्रता का मतलब बता रहा हूँ, 1 ml वीर्य में सबसे ज्यादा शुक्राणु किसके अंदर होंगे। एक तो क्वेश्चन बनता है कि भाई वीर्य में सबसे ज्यादा स्पर्म किसके हैं, तो आंसर जाता है बोर। भाई वीर्य, क्योंकि वीर्य सबसे ज्यादा बोर का है, तो स्पर्म भी सबसे ज्यादा किसके हैं, बोर के। लेकिन ये कंसंट्रेशन पूछ रहा है, सांद्रता किसकी ज्यादा है। सांद्रता का मतलब क्या होता है, 1 ml में। तो याद रखना इस बच्चे ने भी बिल्कुल सही आंसर लगाया है। इसके अंदर क्या जाएगा भाई, रैम आंसर जाएगा। रैम मतलब मेढ़ा, जो भेड़ है, मेल भेड़ है, मेल सीप है, उसके अंदर जो कंसंट्रेशन है 1 ml के अंदर बहुत अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है भाई, 2 से 3 हजार मिलियन तक क्या पाए जाते हैं, शुक्राणु पाए जाते हैं रैम के अंदर। तो रैम के अंदर सबसे ज्यादा क्या होती है भाई, स्पर्म कंसंट्रेशन होती है। ठीक, कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, सांद्रता होती है। क्लियर है, ठीक है। और सबसे कम पूछ ले तो इसमें से बोर आ जाता। सांद्रता सबसे कम बोर में है, लेकिन संख्या सबसे ज्यादा बोर में है। पूरे वीर्य में बात करें तो बोर में सबसे ज्यादा है, 1 ml में बात करें तो बोर में सबसे कम है ना। समझना भाई, अंतर है दोनों में। रैम के अंदर 1 ml में सबसे ज्यादा है, पूरे वीर्य में सबसे ज्यादा नहीं है। पूरे वीर्य में तो बोर के अंदर सबसे ज्यादा है, रैम के अंदर 1 ml में सबसे ज्यादा है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मैंने लाइव क्लासेस के अंदर बता रखा है, यूट्यूब से वाले क्लासेस पे आप जाके देखोगे तो वहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है। अंतर भी बताया था, रैम के अंदर सांद्रता जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला 54 का जो क्वेश्चन है वो भाई 2018 या 16 LSA के अंदर भी पूछा जा चुका है कि हनीकॉम्ब पैटर्न मतलब मधुमक्खी के छत्ते के आकार के समान निम्न में से क्या होता है। तो सबको पता है जो रेटिकुलम है उसकी जो आकृति है वो कैसी होती है, मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन LSA में बार बार पूछा जाता है कि एबोमेजम को ट्रू स्टोमक या फिर सत्य आमा से भी कहा जाता है। सबसे बड़ा चैम्बर इनके अंदर रूमंथी जानवर है, उनके अंदर क्या होता है, रूमन होता है। ऊंट के अंदर क्या एब्सेंट होता है, ओमेजम एब्सेंट होता है, इसीलिए ऊंट को स्यूडो रूमिनेंट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ इंसाइजर्स टीथ इन केस ऑफ अपर जॉ ऑफ रूमिनेंट। तो रूमिनेंट का आपको दंत सूत्र याद होना चाहिए, 0033/4033 क्या होता है भाई, जो रूमंथी जानवर है उनका दंत सूत्र होता है। तो आप इसमें देख सकते हो क्या पूछना चाह रहा है, इंसीजर। ये जो पहला वाला होता है वो इंसाइजर होता है। इंसाइजर ऊपर वाले जबड़े में क्या है भाई, 0 है, और नीचे वाले में कितने हैं, 4 हैं। तो ये पूछ रहा है नंबर ऑफ इंसाइजर टीथ इन
केस ऑफ अपर जो मतलब ऊपरी जबड़े में कितना है भाई 0। तो क्या आंसर जाएगा, ए आंसर जाएगा कि ऊपरी जबड़े में तो भाई कितने होते हैं 0 होते हैं। इंसाइजर जो टीथ है उनकी अपन बात कर रहे हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्या, विसरल बोन। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये आता ही आता है, एलएसए में भी क्वेश्चन पूछ रखा है। विसरल बोन के बारे में पूछ रखा है कि निम्न में से जो विसरल बोन है ना, विसरल बोन कौन सी, ऑस कॉर्डिस किस में प्रेजेंट होती है, किसके हृदय में प्रेजेंट होती है। तो बिल्कुल सही आंसर है ऑक्स के हृदय में ऑक्स कॉर्डिस होती है, ठीक है ना। ऑस पेनिस बोले तो डॉग के जो पेनिस है उसके अंदर ऑस पेनिस होती है। ऑस रोस्ट्रेल बोले तो सुअर की जो थूतन है उसमें ऑस रोस्ट्रेल होती है ना। ऑस फ्रेनिक बोले तो जो कैमल है, कैमल के डायफ्राम के अंदर ऑस फ्रेनिक होती है। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। मुर्गे की आंख के अंदर होती है, उसको ऑस ऑप्टिकस बोलते हैं अपन। अरे बोलते कि नहीं बोलते, मुर्गे की आंख में होती है उसे ऑस ऑप्टिकस बोला जाता है। क्लियर है, ठीक है ना। इसके अलावा अपन बात करें इसमें कि भाई विसरल बोन होती क्या है, ये वो बोन है जो अंदर जो अंग होते हैं उनके अंदर हड्डी पाई जाती है। सामान्यतः अंगों में हड्डी नहीं पाई जाती है, लेकिन जिनमें पाई जा रही है उनको विसरल बोन अपन बोल देंगे। तो ऑस कॉर्डिस किसमें, ऑक्स में उपस्थित होती है भाई, ये याद रखेंगे। अरे रख लोगे क्या, क्लियर है। अगला, साल्ट यूज्ड एज लग्जेटिव इन सिंपल इंडाइजेशन। तो सिंपल इंडाइजेशन मतलब सामान्य इंडाइजेशन है, अपच है उसके अंदर। आपको देखो बिल्कुल सही आंसर इसने लगाया मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4 की अपन बात करें तो मैग्नीशियम सल्फेट को बहुतायत से किस में यूज में लिया जाता है भाई, इसको यूज में लिया जाता है लग्जेटिव की भांति। और लग्जेटिव क्या होते हैं, ये वो पदार्थ हैं, लग्जेटिव परगेटिव दो चीजें होती हैं, इनमें माइनर सा डिफरेंस है। बाकी दोनों का काम तो होता है कि भाई मल को पतला करके शरीर से बाहर निकालना, या फिर बोलूँ मल को शरीर से बाहर निकलवाना। जो पतला करके पानी को बढ़ा के बाहर निकाल रहा है उसको तो अपन क्या बोल देते हैं, परगेटिव बोल देते हैं। और जो चिकना करके बाहर निकालता है उसे लग्जेटिव बोल देते हैं। तो MgSO4 को भाई बहुतायत रूप से किस में यूज में लिया जाता है, लग्जेटिव या परगेटिव की भांति यूज में लिया जाता है। तो क्या आंसर जाएगा, Mg इसके अंदर आंसर चला जाएगा भाई। सिंपल सा इसमें क्वेश्चन है। अगला, मिल्क फीवर, एलएसए के अंदर भी इसको खूब पूछते हैं। मिल्क फीवर है, याद रखना भाई, नाम इसका फीवर है। ये सब क्वेश्चन मैंने लाइव क्लासेस में करा रखे हैं। नाम में फीवर है, लेकिन इसमें जो तापमान होता है वो सामान्य से कम हो जाता है। तो सब नॉर्मल आंसर जाएगा। एलिवेटेड नहीं होता, बढ़ा हुआ तापमान नहीं होता। मिल्क फीवर के नाम में फीवर होते हुए भी इसमें तापमान जो होता है वो क्या हो जाता है भाई, सामान्य से कम पाया जाता है। मिल्क फीवर होता किसकी कमी से है, कैल्शियम की कमी से ये रोग पाया जाता है। मिल्क फीवर गाय और भैंस में सामान्यतः। बिच के अंदर कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग क्या कहलाता है, एक्लेम्सिया कहलाता है भाई। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 59 नंबर पे, और ये क्या क्वेश्चन है, विच टेस्ट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ मैस्टाइटिस। मैस्टाइटिस क्या होता है, स्तन ग्रंथियों के अंदर जो सूजन या अपने बोलूं इन्फ्लामेशन है ना, इन्फ्लामेशन ऑफ द मेमरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथियों का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है भाई, ये कहलाता है मैस्टाइटिस। और मैस्टाइटिस के लिए कौन से टेस्ट का यूज लिया जा सकता है, तो भाई मैस्टाइटिस में इसमें से BTB कार टेस्ट, इसको भी यूज में ले सकते हैं। स्ट्रिप कार टेस्ट भी खूब यूज में लिया जाता है। और CMT का मतलब होता है कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट, और ये तो खूब सबसे ज़्यादा यूज में CMT ही यूज में लिया जाता है। CMT की फुल फॉर्म याद रखेंगे भाई, कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट है ना, ये किसकी CMT की फुल फॉर्म है। तो इसमें ऑल ऑफ द एबव चौथा आंसर चला जाएगा। क्लियर है ना, ये तीनों ही मैस्टाइटिस के थनैला बोलते हैं जिसको, मैस्टाइटिस या थनैला के लिए उपयोग में लिया जाता है। फिर कीटोसिस पे अगला क्वेश्चन है। देखो कीटोसिस पे भी बार बार एलएसए में क्वेश्चन आता है। कीटोसिस कुछ नहीं है, ग्लूकोज की कमी से होने वाला रोग है, ऊर्जा की कमी से होने वाला रोग है। जब गाय या भैंस में, जब गाय ब्याती है, ब्याने के बाद में क्या होता है, उसके अंदर दूध ज़्यादा उत्पादित होता है, तो उसके अंदर ऊर्जा की कमी आ जाती है। ऊर्जा की कमी आने के मतलब ग्लूकोज की कमी आ जाती है। और जब ग्लूकोज की कमी उसके अंदर गाय के अंदर आ जाती है तो उसमें जो वसा है उसका बीटा ऑक्सीकरण होने लग जाता है। और वसा के बीटा ऑक्सीकरण के कारण 3 प्रकार की कीटोन बॉडी का निर्माण होता है। कौन कौन सी होती है, एसीटोन होता है, एसीटो एसिटिक एसिड होती है, और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड। ये 3 प्रकार की क्या है भाई, कीटोन बॉडी है। कौन कौन सी, वापस बोल रहा हूँ, एसीटोन है, एसिटो एसिटिक एसिड है, और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड है। 3 प्रकार की कीटोन बॉडी का निर्माण होता है। कब, जब ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट की शरीर में कमी हो जाती है। और कीटोन बॉडी का जब निर्माण शरीर में होने लग जाता है वसा के बीटा ऑक्सीकरण के कारण, तो वो कीटोन बॉडी मूत्र के साथ में आने लग जाती है, जिसको अपन कीटोन्यूरिया बोलते हैं। ठीक है ना, ब्रेन में भी चली जाती हैं, उससे नर्वस सिस्टम भी आ सकते हैं। कीटोन्यूरिया को चेक कर सकते हो आप रोथरा टेस्ट के कारण, रोथरा टेस्ट की सहायता से कीटोन बॉडी जो मूत्र में आती है उनको पहचाना जा सकता है। तो कीटोसिस के लिए अगर आपसे टेस्ट पूछ ले कौन सा टेस्ट लगाया जाता है, तो भाई रोथरा टेस्ट लगाया जाता है। क्लियर है। तो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, बिल्कुल ऊर्जा की कमी से या ग्लूकोज की कमी से या कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाला मेटाबॉलिक रोग कौन सा होता है, कीटोसिस होता है। पाइका इन एनिमल अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, सबको पता है पाइका फास्फोरस की कमी से होता है। पाइका का दूसरा नाम और याद रखना है, इसको डिप्रेव्ड एपेटाइट भी बोला जाता है।
क्या बोला जाता है भाई, डिप्रेव्ड एपेटाइट भी बोला जाता है इसको हिंदी में, विचलित भूख भी बोलते हैं। विचलित भूख का मतलब क्या है, जो इसमें जानवर होगा उसमें फास्फोरस की कमी हो जाएगी, फास्फोरस की कमी के कारण वो फालतू की चीज़ों को खाने लग जाएगा, जैसे जैसे वो पत्थर खाने लग जाएगा, मिट्टी खाने लग जाएगा, कपड़ों को चबाने लग जाएगा, दीवारों को चबाने लग जाएगा। इस प्रकार की हरकतें आपको जानवर को देखने को मिलेंगी, मतलब उसके अंदर फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो चुकी है, जिसको अपन पाइका बोलते हैं। पाइका की कमी से एक और रोग होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं भाई, पाइका की कमी से एक और रोग होता है जिससे अपन क्या बोलते हैं, सॉरी, फास्फोरस की कमी से एक और रोग होता है जिससे अपन पीपीएच या पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनुरिया इसको बोला जाता है। उस पर भी क्वेश्चन आगे आ रखा है। एक्लेम्सिया, अभी अभी मैं बता रहा था, एक्लेम्सिया बिच के अंदर होता है भाई, अभी अभी मैंने बताया है। एक्लेम्सिया किसके अंदर होता है, बिच के अंदर होता है, और किस की कमी से होता है, कैल्शियम। एक चीज याद रखना, मिल्क फीवर और एक्लेम्सिया में एक मेजर डिफरेंस है कि मिल्क फीवर में तो सब नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, सामान्य से कम तापमान हो जाता है, जबकि एक्लेम्सिया के अंदर अपन बात करें तो तापमान 106 डिग्री तक कुतिया के अंदर पहुंच जाएगा। कितने तक भाई, 106 डिग्री तक इसमें पहुंच जाता है। और इसमें कैल्शियम ग्लूकोनेट, देखो मिल्क फीवर के ट्रीटमेंट में तो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट दिया जाता है, और इसके ट्रीटमेंट में कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट भी दे सकते हैं, लेकिन सामान्यतः कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाता है, क्योंकि कैल्शियम ग्लूकोनेट टेम्परेचर नहीं बढ़ाता है, जबकि कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट जो सीबीजी आता है वो टेम्परेचर बढ़ा देता है। तो एक्लेम्सिया में पहले से ही टेम्परेचर होता है, तो उसका और ज़्यादा टेम्परेचर अपन नहीं बढ़ा सकते हैं, इसीलिए कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाता है। बेसिक बायोकेमिकल डिफेक्ट इन पीपीएच, आपको मैंने बताया, इसको बोलते क्या बोलते हैं भाई, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन्यूरिया। पीपीएच का पूरा नाम क्या है पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन्यूरिया। ये किसकी कमी से होता है, फास्फोरस की कमी से। फास्फोरस की कमी जब शरीर में हो जाती है तो आरबीसी की कोशिका झिल्ली टूट जाती है, क्योंकि आरबीसी क्या, किसी भी कोशिका की कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है, फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। जब फास्फोरस की कमी होगी तो फॉस्फोलिपिड की कमी आ जाएगी, फॉस्फोलिपिड की कमी आ जाएगी तो आरबीसी कोशिका झिल्ली टूट जाएगी। आरबीसी कोशिका झिल्ली जो टूट जाएगी तो उसमें से हीमोग्लोबिन बाहर निकल के आ जाएगा, और जब हीमोग्लोबिन बाहर निकल के आ जाएगा तो हीमोग्लोबिन मूत्र के साथ में आएगा, और मूत्र के साथ में आएगा तो उससे हीमोग्लोबिन्यूरिया देखा जाएगा। तो हाइपोफॉस्फेटीमिया आंसर जाएगा इसमें, बिल्कुल सही है। मतलब फास्फोरस की क्या हो जाती है भाई, इसके अंदर कमी हो जाती है, याद रखना। तो पीपीएच के अंदर क्या है, हाइपोफॉस्फेटीमिया देखा जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया मैंने अभी बता दिया आपको, कीटोसिस के अंदर देखा जाता है, ठीक है ना। हाइपोकैल्सीमिया मिल्क फीवर, और मैंने अभी एक और बताया रोग अभी आपको, एक्लेम्सिया, उसके अंदर हाइपोकैल्सीमिया देखा जाता है। फॉलोइंग ड्रग इज स्पेसिफिकली रिकमेंडेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन्यूरिया। देखो वही क्वेश्चन बार बार घूम के आ रहा है, पीपीएच के उपचार के लिए क्या दोगे, तो पीपीएच किसकी कमी से हुआ है, फास्फोरस की कमी से, तो सीधी सी बात है क्या दोगे, सोडियम एसिड फॉस्फेट दोगे। क्लियर है, क्योंकि सोडियम एसिड फॉस्फेट में क्या आ जाएगा, जो फास्फोरस आ जाएगा, और फास्फोरस देंगे तो अपन फास्फोरस की कमी दूर हो जाएगी, जिससे पीपीएच का भी उपचार हो जाएगा। कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट मिल्क फीवर के उपचार में, 50% डेक्सट्रोज कीटोसिस के उपचार में दिया जाता है। हाई फीवर एंड हीमोग्लोबिन यूरिया, देखो याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हीमोग्लोबिन यूरिया पीपीएच के अंदर भी देखा जाता है, लेकिन पीपीएच में बेटा हाई टेम्परेचर नहीं देखा जाता, याद रखना। और हीमोग्लोबिन यूरिया बवेसिया के अंदर भी देखा जाता है, क्लियर है। और बवेसिया के अंदर हाई टेम्परेचर भी देखा जाता है। टिक के अंदर, टिक के द्वारा ये फैलने वाली बीमारी है, प्रोटोजोआ बवेसिया पाइजेमिना नाम के प्रोटोजोआ से बीमारी होती है, गाय भैंस के अंदर देखी जाती है। ये भी आरबीसी के अंदर संक्रमित करता है, ये जो प्रोटोजोआ होता है, क्लियर है। ये भी ब्लड पैरासाइट इसको अपन बोल सकते हैं, ब्लड प्रोटोजोआ इसको अपन बोल सकते हैं। और इसके अंदर टेम्परेचर भी हाई होता है। देखो पीपीएच से क्या फर्क है, पीपीएच के अंदर टेम्परेचर नहीं होता, और बवेसिया के अंदर टेम्परेचर देखा जाता है, हाई टेम्परेचर के साथ में हीमोग्लोबिन। कोई तुम्हारे पास में भैंस आई और भैंस के अंदर कॉफी कलर का यूरिन आ रहा है, मतलब क्या है, उसके अंदर पीपीएच हो सकता है और बवेसिया भी हो सकता है। अब तुमको पहचानना है कि पीपीएच है या बवेसिया, तो उसका फिर टेम्परेचर लो। जब टेम्परेचर लोगे और हाई टेम्परेचर आ रहा है तो कंफर्म उसके अंदर बवेसियासिस है, और उसके अंदर टेम्परेचर नॉर्मल आ रहा है और कॉफी कलर का यूरिन है, तो उसके अंदर क्या है, पीपीएच की स्थिति बनती है। 65वां क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ टेटेनस। देखो टेटेनस क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई नाम के जीवाणु के कारण होती है। किसके कारण होती है भाई, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई नाम के जीवाणु के कारण होती है, और ये ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है। कैसा है भाई, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है। कौन सा, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई। इसको लॉकजॉ भी कहते हैं। एलएसए के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लॉकजॉ बीमारी किसे बोलते हैं, तो इसको टेटेनस को ही बोला जाता है। जब ग्राम पॉजिटिव जीवाणु से होती है तो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु को मारने के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो कौन सी होती है बेटा, पेनिसिलिन होती है, और इसी का एक रूप होता है प्रोकेन पेनिसिलिन, ठीक है ना। तो पेनिसिलिन आपको ऑप्शन में दिख गया, तो इसको अपन इसमें देंगे, क्योंकि किसके कारण होती है, ग्राम पॉजिटिव। और पेनिसिलिन क्या करता है, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु की ड्रग ऑफ चॉइस होता है। पेनिसिलिन पहली खोजी गई एंटीबायोटिक है, जो 1928 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजी गई थी। क्लियर है, किस में खोजी गई थी, एक कवक से निकाली गई थी, और कवक का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से इसको निकाला गया था। क्लियर है।
कैटगट इज फॉलोइंग टाइप ऑफ सुचर मटेरियल। तो याद रखना कैटगट एब्जॉर्बेबल होता है, नॉन एब्जॉर्बेबल पहला ऑप्शन नहीं होगा, है ना। आर्टिफिशियल एब्जॉर्बेबल नहीं, कैसा होता है, नेचुरल एब्जॉर्बेबल होता है, क्योंकि ये जो भेड़ है उसकी सम्यूकोजा से निकाला जाता है। तो चौथा ऑप्शन भी नहीं आएगा। नेचुरल है, प्राकृतिक है, भेड़ से मिल रहा है, भेड़ की सम्यूकोजा से इसको निकाला जाता है कैटगट को। और एब्जॉर्बेबल मतलब अवशोष्य प्रकार का है, अवशोषित हो जाता है। ऑपरेशन थिएटर को स्टरलाइज करने के लिए गलत आंसर लगा रखा है इस बच्चे ने। यूवी रेज का उपयोग किया जाता है बेटा, किसका, अल्ट्रा वायलेट रेज का। अब देखो ऑटोक्लेविंग में तो अपन बात करें कई सारे केमिकल्स वगैरह जो लैब के लेबोरेटरी के केमिकल्स वगैरह को स्टेरलाइज किया जाता है, निसंक्रमित किया जाता है, ना कि किसको भाई ऑपरेशन थिएटर को स्टेरलाइज करना है तो यूवी रेज को उसमें फैलाना पड़ेगा। और यूवी रेज को उसमें फैलाना पड़ेगा तो उससे सारे जो जीवाणु वगैरह हैं वहां से क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो यूवी रेज को अपन उपयोग में ले सकते हैं ऑपरेशन थिएटर को क्या करने में, निसंक्रमित करने में। क्लियर है, तो यूवी रेज जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल फर्स्ट ड्रग, तो इसमें याद रखना हेरोइन, कीटामिन, पेंटोप्राजोल, एंड्रोफ्लोक्सासिन, इनमें से आंसर जाएगा हेरोइन। तो हेरोइन जो है बेटा मॉर्फिन से बनाई जाती है। हेरोइन को याद रखना एक चीज हेरोइन के बारे में कि इसको डाई एसिटाइल मॉर्फिन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा इसको, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। डाई एसिटाइल मॉर्फिन कहा जाता है, मतलब किससे बनाई जा रही है, मॉर्फिन से इसको बनाया जा रहा है। और मॉर्फिन क्या है, मॉर्फिन कुछ नहीं है बेटा, किससे प्राप्त हो रहा है आप सबको पता है। मॉर्फिन क्या है, पेपेवर सोमनिफेरम, है ना, किससे प्राप्त होता है, पेपेवर सोमनिफेरम नामक पादप से प्राप्त होता है, जिसको अफीम का पादप भी बोला जाता है। उससे मॉर्फिन, कोडीन, है ना, थीबेन, एपोमॉर्फिन और हेरोइन, हेरोइन मॉर्फिन से ही बनाया जाता है। इतना याद रखना, हेरोइन मॉर्फिन के डाई एसिटिलीकरण से बनाया जाता है। क्लियर है, तो इसमें क्या आंसर जाएगा, ए आंसर जाएगा, शेड्यूल फर्स्ट के अंदर रखा जाता है। कॉमन वॉइस ऑफ टंग रोलिंग, जीव को घुमाने की जो वॉइस का मतलब होता है कमी, इनमें से कौन से जानवर में एक टंग को बार बार, कमी या बुराई मान लो कि अच्छा नहीं लग रहा किसान को कि यार क्या कर रही है गाय, अपनी जीव को बार बार घुमा रही है, तो कैटल के अंदर ये वॉइस पाई जाती है जीव को बार बार घुमाने की, है ना। गाय अपनी जीव को बार बार घुमाती है, याद रखना, ठीक है ना, किसको घुमाती है, जीव को। और गाय में भी कौन सी, जर्सी गाय के अंदर ये ज़्यादा पाई जाती है टंग रोलिंग का जो है, ठीक है ना। फिर एक कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, LAN, WAN, PAN, MAN। कंप्यूटर अपने यहाँ पे सिलेबस में नहीं है, कहाँ पे सिलेबस में नहीं है भाई। अपन बात करें तो अपने यहाँ पे जो राजस्थान के एग्जाम में ये नहीं पूछे जाते हैं, वैसे इसमें आंसर WAN जाएगा, ठीक है। फिर द लेंथ ऑफ रोप यूज्ड फॉर हाल्टर मेकिंग इज अबाउट, तो इसमें इसने गलत लगा रखा है बेटा, इसने आंसर इसमें गलत लगा रखा है। जो हाल्टर क्या होता है, हाल्टर क्या होता है, घोड़े को बांधने के लिए उपयोग में लिया जाता है। कहाँ पे लगाया जाता है, इसके मुंह पे लगाया जाता है। तो 12 से 14 फीट की रस्सी सामान्यतः उपयोग में ली जाती है। कौन सी रस्सी उपयोग में ली जाती है, 12 से 14 फीट लंबी। फिर अगला आया था नोज रिंग इन बुल्स यूजुअली अप्लाइड एट द एज ऑफ, कौन सी उम्र में गाय के नोज रिंग अप्लाई की जाती है। तो याद रखना 12 मंथ या 1 साल की एज में नाक में रिंग लगाई जाती है। नाक में रिंग समझ गए ना, ये बुल है, ये बुल की नाक है, तो उसमें क्या पहना दिए, रिंग पहना दी। तो ये रिंग कौन से 1 साल की एज पे पहनानी चाहिए। सीधा याद करने का क्वेश्चन है तो आंसर डी चला जाएगा, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी ऑफ एनिमल्स, ये कब दिया गया है एक्ट, तो 1960 में ये एक्ट आया था। जो जानवरों पर अत्याचार होते हैं उस अत्याचार को रोकने के लिए 1960 में ये एक्ट आया था। कौन सा, PCA, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट, कब आया था, 1960 के अंदर ये आया था, याद रखना। तो क्या आंसर चला जाएगा भैया जी इसमें आंसर चला जाएगा पहला। फॉलोइंग डिवाइस इज एन आउटपुट डिवाइस, तो सबको पता है प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। इससे बाहर प्रिंट निकल के आ रहा है, जिससे बाहर आ रहा है वो प्रिंटर है, जिससे अंतर जा रहा है वो क्या है। जैसे आपने पेन ड्राइव लगाई तो पेन ड्राइव तो क्या है, कैसी डिवाइस हो जाएगी, इनपुट डिवाइस हो जाएगी। और बाहर निकल के प्रिंट आ रहा है तो आउटपुट हो जाएगी। LSA में ये नहीं है सिलेबस में, पंजाब के ही थे, तो राजस्थान वाले ध्यान नहीं भी दें तो चलेगा, लेकिन पंजाब वाले देना भाई। आइडियल इंटरवल ऑफ डूइंग स्विंग इन हॉर्सेज शुड बी, तो भाई स्विंग कब करना चाहिए, तो याद रखना 1 महीने के अंतराल पे। स्विंग क्या होता है, अरे घोड़े के टक 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 करके चलता है ना, घोड़े की वो लोहे की एक रिंग लगाई जाती है पैर में, खुर के नीचे, तो 1 महीने में स्विंग कर देनी चाहिए। लेकिन करते नहीं है सामान्यतः, लेकिन कर देनी चाहिए। क्लियर है। CPU की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या फुल फॉर्म होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है भाई। अगला है द टाइप ऑफ लैंग्वेज यूज्ड इन राइटिंग, फिर ये कंप्यूटर का ही है, ठीक है ना, कंप्यूटर क्वेश्चन है तो इस पर भी ध्यान नहीं दें। आगे चलते हैं अपने वेटनरी क्वेश्चन पे। द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट कैन बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ प्रोटीन इन एनिमल फीड, प्रोटीन के लिए देखो ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही LSA में भी इस बार पूछा था। प्रोटीन का सोर्स कौन सा है, तो भाई मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूँ फटाफट, बहुत अच्छे से इसको ध्यान में रखना है। देखो याद रखना
प्रोटीन, प्रोटीन मतलब दाल कुल, प्रोटीन मतलब दाल कुल, और दाल कुल होता है लेग्यूमिनेसी। कौन सा होता है भाई? लेग्यूमिनेसी। अगर लेग्यूमिनेसी दे दे, दाल कुल दे दे, प्रोटीन दे दे, एक ही बात है। प्रोटीन किससे मिलती है? दालों से मिलती है। दाल का कुल कौन सा है? लेग्यूमिनेसी कुल होता है। और दालों का राजा कौन है? चना। दालों का राजा कौन है? चना। तो चना पूछा गया था इस बार किसमें? एलएसए के अंदर। और वो दे दे अगर अनाज, अनाज किसका सोर्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट का या ऊर्जा का। तो ऊर्जा का, एनर्जी का, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स कौन है? अनाज। प्रोटीन का सोर्स कौन है? दाल। अनाज जो है वो आते हैं पोएसिया ग्रेमिनी फैमिली के अंदर। पोएसिया ग्रेमिनी याद रखना अनाजों का कुल है, ठीक है ना। और अनाज कौन कौन से हैं? गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, ये मुख्य अनाज हैं, ठीक है ना। और दाल कौन कौन सी है आप सबको पता है? सोयाबीन की दाल है, चना की दाल है, उड़द की दाल है, मसूर की दाल है, ये सारी क्या होती हैं? दाल होती हैं। तो ये पूछ रहा है द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट कैन बी यूज्ड एज द सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन बताओ। व्हीट, ये तो अनाज हो गया, है ना। बार्ले, ये भी अनाज हो गया, ये तो ऊर्जा का है। मोर्स, मक्का, मेज, मक्का, मक्का भी क्या हो गया? अनाज हो गया। सोयाबीन क्या है? दाल है। और दाल किसका? सोयाबीन में तो सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है, आप सबको पता है। तो ये दाल है, ये किसका सोर्स हो जाएगी? प्रोटीन का सोर्स हो जाएगी। कर्टो पैरालिसिस इन पोल्ट्री, तो याद रखना कर्टो मतलब कर्ल मतलब मुड़ गया, कर्ल मतलब मुड़ गया, मुड़ गया मतलब क्या याद रखोगे भाई? B2, टू भी मुड़ा हुआ है कि नहीं हुआ? देख, टू भी मुड़ा हुआ है, और टो मतलब पंजा, टो मतलब पंजा, मुर्गे का पंजा मुड़ गया और दो भी मुड़ा हुआ है। तो याद रखना B2। और B2 कौन सी विटामिन है भैया? B2 कौन सी विटामिन है? सबको दिख रहा है, राइबोफ्लेविन को B2 कहते हैं। क्लियर है? विटामिन डी से ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, ये बीमारियां देखी जाती हैं, ठीक है ना। क्लियर है? विटामिन ए से कौन सी देखी जाती है? अरे कौन सी देखी जाती है? विटामिन ए से रतौंधी रोग देखा जाता है। और थायमिन की बात करें, थायमिन विटामिन B1 है। कौन सी है? विटामिन B1 है। इससे अपन बात करें तो पोलियो एनसेफेलोमलेशिया, है ना, ये पीई है, पोलियो एनसेफेलोमलेशिया, ये भी रोग इस विटामिन B1 की कमी से देखा जाता है। मुर्गियों में पॉलीन्यूराइटिस है, वो इसी की कमी से देखा जाता है। तो कल्टोपैरालिसिस मुर्गियों के अंदर किससे देखा जाता है? राइबोफ्लेविन की कमी से देखा जाता है। साथियों याद रखेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट प्रिफर्ड ग्रीन फॉडर इन साइलेज, एस लव एम। क्या याद रखोगे? एस लव एम, बड़ी सिंपल सी ट्रिक है। एस लव एम, एस मतलब साइलेज, किससे प्यार करता है? एम से, है ना। एम मतलब मेज, मेज मतलब मक्का, मेज मतलब क्या है? मक्का। साइलेज किससे प्यार करता है? मक्का से प्यार करता है बेटा। तो याद रखना साइलेज के लिए बेस्ट कौन सी है? मेज है। और अगर वो पूछ ले हे के लिए, तो हे के लिए बेस्ट कौन सी होती है? ओट, ओट या फिर जई, ठीक है ना। हे के लिए तो ओट है। और एस किससे प्यार करता है? एम से, मतलब मेज मतलब मक्का। तो भैया साइलेज के लिए बेस्ट कौन सी हो जाएगी? मेज हो जाएगी। द आइडियल मॉइस्चर कंटेंट इन हे के अंदर याद रखना वैसे तो 12 से 14% अपन पढ़ते हैं। कितने परसेंट पढ़ते हैं भाई? 12 से 14% पढ़ते हैं। 14% के पास में कौन सा आंसर है? यहाँ 15%। हे के अंदर 12 से 14% है, साइलेज के अंदर 60 से 65% है। हेलेज पूछ ले तो 38 से 40% है, ठीक है ना। अगर मोइस्ट या फिर मैं बोलूँ मोइस्ट फॉडर बोल दे, वो है ना, मोइस्ट फॉडर में 80% तक चला जाता है जो पानी वाला होता है। और ड्राई फॉडर जो स्ट्रॉ होता है उसमें 10% से कम क्या होती है? नमी होती है। ड्राई फॉडर मतलब जो भूसा स्ट्रॉ खिलाते हैं 10% से कम। हे के अंदर 12 से 14%, हेलेज के अंदर 38 से 40%, साइलेज के अंदर 60 से 65%। और जो उच्च नमी युक्त जो होता है, उच्च नमी युक्त जो चारा होता है उसमें 80% से ज़्यादा क्या होता है? नमी उपस्थित होती है। यूरिया शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन कंसंट्रेट मिक्सचर एट द रेट ऑफ, कंसंट्रेट के अंदर, किसके अंदर पूछ रहा है बेटा? तो इसने देखो आंसर की में गलत आंसर आया है। उसने आंसर पहला दिया है, बच्चा भी पहला, ये सॉरी 1% लगा के आया है, लेकिन 1% नहीं होता है बेटा। कितना परसेंट होता है कंसंट्रेट में? 3%। तो इस पर ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हो, पंजाब वाले ऑब्जेक्शन इस पर लगा सकते हैं भाई, क्योंकि कंसंट्रेट के अंदर 3% है, ठीक है ना। रफेज दे दे, ड्राई रफेज के अंदर कितना? 4% होता है। अगर ड्राई मैटर दे देता, है ना, शुष्क बाहर या ड्राई मैटर दे देता तो उसमें 1% आता है। क्लियर है? तो इसमें आंसर कितना परसेंट जाएगा? 3% तक जाएगा कंसंट्रेट के अंदर। लेकिन इसमें 3% का आंसर नहीं दिया, आंसर की में उसने 1% दिया है। तो भाई ऑब्जेक्शन कर देना है, इसमें 1% नहीं जाएगा। 1% ड्राई मैटर में करते हैं। कंसंट्रेट के लिए कितना परसेंट आता है? 3% आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैडेवर डिस्पोजल मेथड। कैडेवर को अपन कह सकते हैं जो वेस्ट है लास्ट में, या फिर डेड बॉडी भी कैडेवर ही कैटेगरी में आ जाती है, उसको डिस्पोज करना है, खत्म करना है। तो ब्यूरियल मतलब गाड़ना, बर्न मतलब जड़ाना, जलाना, कंपोस्ट मतलब बर्मी कंपोस्ट बनाते हो आप गोबर का। तो तीनों तरीके से कैडेवर मतलब जो लास्ट में जो वेस्ट बचता है उसको तीनों तरीके से उल्टा कर सकते हो। तो क्या आंसर जाएगा? डी आंसर जाएगा बच्चे वाला। ये आंसर नहीं जाएगा भाई। कौन सा जाएगा? डी आंसर इसमें जाएगा। जला दो, कंपोस्ट बना दो या गाड़ दो, तीनों तरीके से इसका निपटारा किया जा सकता है।
व्हाट इज ट्रू फॉर सिस्टिसर्कोसिस? इट इज अ वायरल डिजीज, देयर इज सिस्ट फॉर्मेशन इन ब्रेन। बिल्कुल, सिस्टिसर्कोसिस में ब्रेन में क्या बन जाती है? सिस्ट बन जाती है और नर्वस साइन इसके अंदर आते हैं। तो क्या आंसर जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, बी आंसर इसके अंदर जाएगा। द फूड बोर्न बैक्टीरियल डिजीज इज एफएमडी, वायरस से होने वाली है। सिस्टिसर्कोसिस किससे भाई? ये कृमि हेलमिंथ से होने वाला रोग है। साल्मोनेला एक जीवाणु है, फूड बोर्न है। साल्मोनेला इकोलाई है ना, साल्मोनेला है, इकोलाई है। तो ये क्या है भाई? ये फूड बोर्न क्या है? जीवाणु जो दूषित खाने और भोजन से फैलते हैं, है ना। साल्मोनेला टाइफी नाम सुना होगा आपने, उससे टाइफॉइड होता है, वो भी तो गंदे पानी से, गंदे भोजन से आता है। साल्मोनेला है कि नहीं? गंदे भोजन से होता है कि नहीं होता टाइफॉइड? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम है, ये मुर्गियों में बीमारी फैलाता है। पुलोरम डिजीज आपने नाम सुना हो तो, है ना। तो इसमें आंसर क्या चला जाएगा? सी आंसर चला जाएगा। रोज बंगल आरबीपीटी सबको पता है, ब्रूसेलोसिस के लिए करते हैं। कौन सा? आरबीपीटी आ जाए, मिल्क रिंग टेस्ट आ जाए, ये सारे टेस्ट किसके लिए किए जाते हैं भाई? ब्रूसेलोसिस के लिए किए जाते हैं, ठीक है ना। अरे बोलो ना, क्या आंसर चला जाएगा? बी आंसर इसमें चला जाएगा भाई। अरे कौन सा आंसर जाएगा? बी आंसर जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज सॉल्ट डे ब्रीडर? तो याद रखना, सॉल्ट डे ब्रीडर, सॉल्ट डे ब्रीडर, एस से तो सॉल्ट डे ब्रीडर, और एस से क्या आता है? सीप। क्या आता है? सीप। तो सीप हो गई, बफेलो हो गई सीप हो गई और बफेलो हो गई, ये तो क्या है? शॉर्ट डे ब्रीडर है। मेयर होती है, ये गलत आंसर लगाया बच्चे ने, मेयर होती है लॉन्ग डे ब्रीडर। मेयर है लॉन्ग डे ब्रीडर और सीप है शॉर्ट डे ब्रीडर। तो भैंस और भेड़ याद रखना, है ना। एस से आ रहा है कि नहीं आ रहा? एस से सीप, एस से शॉर्ट डे ब्रीडर, और मेयर क्या होती है? लॉन्ग डे ब्रीडर। शॉर्ट डे ब्रीडर वो होती हैं जो जिनको हीट में आने के लिए कैसा दिन कैसे चाहिए भाई? दिन छोटे चाहिए, और सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, आप सबको पता है। भैंस और भेड़ दोनों ही सर्दियों में हीट में आती हैं। फ्री मिटस इन कैटल इज फ्री रिकॉग्नाइज। फ्री मिटस क्या होता है? कुछ नहीं है, मिडिल यूटेराइन आर्टरी। याद रखना, मिडिल यूटेराइन आर्टरी पहली बार प्रेगनेंसी के दौरान गाय में कब दिखाई देने लगती है? मिडिल यूटेराइन आर्टरी में पल्सेशन फील होता है ना गाय में। अब मैं इसमें बता नहीं पा रहा हूँ फोन में, समझना मेरी बातों से क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे गाय में आप हाथ डालोगे तो जिधर प्रेगनेंसी होती है जिस वाले हॉर्न में, उधर वाली साइड में आप दीवार पे हाथ लगाओगे, है ना, जहाँ पे कोना होता है, पैर वाला कोना जहाँ पे गाय का होता है, वहाँ पे हाथ लगाओगे पूरे हाथ से, तो वहाँ पे आपको अगर गाय प्रेग्नेंट है तो वहाँ पे क्या दिख जाएगी? मिडिल यूटेराइन आर्टरी में ऐसा जैसे पाइप में पानी बहता है, वैसा मिडिल यूटेराइन आर्टरी में खून बहता हुआ आपको फील हो जाएगा। और ये कब दिखाई देता है? इसने बच्चे ने गलत आंसर लगाया है। 80 से 120 दिन पे लगभग आपको दिखाई देने लगेगी फ्री मिटस। मतलब आप लगभग 3 माह पे फ्री मिटस को फील कर सकते हो, उससे पहले फील नहीं की जा सकती है। याद रखना, फ्री मिटस क्या होती है? मिडिल यूटेराइन आर्टरी को फ्री मिटस कहते हैं। इसमें ब्लड में पल्सेशन फील होता है, जैसे पाइप में पानी बह रहा हो। ये 80 से 120 दिन पे दिखाई देता है। पोस्टपार्टम यूटेराइन डिस्चार्ज, याद रखना, गाय या भैंस के ब्याने के बाद में लगभग 40-45 दिन तक एक स्राव आता रहता है, छोटा छोटा, थोड़ा थोड़ा वाइटिस भी हो सकता है, या फिर बिना रंग वाला, रंगहीन एक स्राव आ सकता है। उसको लोचिया बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है? लोचिया बोला जाता है। कितने दिन तक आता है? 40 से 45 दिन तक आता है। ऑटोक्लेव का टेम्परेचर पूछ रहा है ठीक है, तो 121 डिग्री सेंटीग्रेड 45 पाउंड इसमें दाब होता है, और 15 मिनट के लिए गर्म करना होता है इस पे, किसमें? ऑटोक्लेव के अंदर। क्लियर है? हॉट एयर ओवन पूछ रहे तो 160 डिग्री पे 1 घंटे के लिए हॉट एयर ओवन में रखा जाता है ऑटोक्लेव। बहुत याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सबक्यूटेनियस रूट लीड्स टू सबकट। अपन सबकट इंजेक्शन कब लगाते हैं? जब फास्ट एब्जॉर्प्शन करना हो, नहीं, अपने को धीरे धीरे कोई दवा पहुंचानी हो तो सबकट दवा लगाई जाती है। जैसे आइवरमेक्टिन लगाया जाता है, लेवामिसोल लगाया जाता है, और वैक्सीनेशन का सबसे अच्छा रूट कौन सा है? सबकट है। तो कोई दवा हमें धीरे धीरे पहुंचानी होती है तो दवा को सबकट लगाया जाता है। इन लार्ज स्केल डेयरी इंडस्ट्रीज कॉमन मेथड ऑफ डेटा रिकॉर्डिंग इज। बड़ी बड़ी जो डेयरी हैं उनके अंदर कौन से तरीके से डाटा को रिकॉर्ड किया जाता है? कंप्यूटराइज्ड, मैनुअल, सेमी ऑटो। तो सबको पता है कंप्यूटर के तरीके से क्या किया जाता है, बड़ी बड़ी डेयरी में डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है ना। अरे बोलो ना। द कैटेगरी विच डेड स्टॉक रजिस्टर्ड बिलोंग्स टू। तो ये भी अपना कुछ नहीं है, ये अपना आउट ऑफ सिलेबस ही मान सकते हैं, एलएसए में कोई काम का क्वेश्चन नहीं है। अगले क्वेश्चन पे अगला अपना काम का है, हीमोग्लोबिन यूरिया इज द पैथोग्नोमोनिक साइन सिम्टम इन द। किसमें देखा जाता है? अभी मैंने आपको बताया था। पैथोजेनिक साइन किसके अंदर है भाई? बवेसिया के अंदर, अभी बताया था मैंने, हीमोग्लोबिन यूरिया। और किसमें देखा जाता है? पीपीएच के अंदर देखा जाता है। और एक और बीमारी याद रख सकते हो आप, बेसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया, जो क्लोस्ट्रीडियम हीमोलाइटिकम के कारण होती है। 3 बीमारी हैं, बवेसिया, पीपीएच और क्लोस्ट्रीडियम हीमोलाइटिकम से कौन सा होता है? बेसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया रोग होता है। इन तीनों के अंदर क्या देखा जाता है भाई?
हीमोग्लोबिन देखा जाता है। 3 बीमारी, तो बवेशिया इसके अंदर आंसर चला जाएगा। अरे जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। ट्रिपेनोसोमा भी प्रोटोजोआ से होती है, थैलेरिया भी प्रोटोजोआ से होती है ना, क्लियर है। एनाप्लाज्मा प्रोटोजोआ से ना होकर किससे होती है भाई, रिकेट्सिया से होती है। लेकिन इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं देखा जाता। हीमोग्लोबिन क्या होता है, मूत्र के अंदर हीमोग्लोबिन आना। 2018 में एलएसए में क्वेश्चन पूछा हुआ है, मूत्र के अंदर हीमोग्लोबिन आना क्या कहलाता है। द साइट ऑफ प्रीडिलेक्शन ऑफ हेमोंकस कॉन्ट्रोल्टस। हेमोंकस क्या करता है भाई, एबोमेजम के अंदर, किसके अंदर इन्फेक्शन करता है, एबोमेजम के अंदर इन्फेक्शन करता है और वहाँ अल्सर का निर्माण कर देता है, तो एबोमेजम आंसर जाएगा। ट्रिपेनोसोम्स आर ट्रांसमिटेड बाई, किसके द्वारा, ट्रिपेनोसोम क्या है, प्रोटोजोआ है, किसके द्वारा होता है भाई, ट्रांसमिट, तो याद रखना टेबेनस फ्लाई के द्वारा क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। मियासिस, देखो ये क्वेश्चन एलएसए में भी इस बार पूछा था, 2022 एलएसए का क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो मियासिस किसके द्वारा भाई, फ्लाई, मक्खियाँ है ना, मस्का डोमेस्टिका जो होती है मक्खी, मक्खी के लार्वा के द्वारा जो कीड़े पड़ जाते हैं, मैगट पड़ जाते हैं, क्या पड़ जाते हैं, मैगट, क्लियर है। मैगट क्या है, जो घरेलू मक्खी है उसका लार्वा मैगट कहलाता है। तो फ्लाइज के कारण मियासिस होती है, एलएसए 2022 का क्वेश्चन है। हाइड्रेटेड सिस्ट इज द इन्फेक्टिव स्टेज फाउंड, किसकी इन्फेक्टिव स्टेज को हाइड्रेटेड सिस्ट कहते हैं। तो एकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस की जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है, सिस्ट बनाती है एकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस, उसे अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड सिस्ट बोला जाता है। ये चीज़ याद रखना, क्लियर है। चलिए अब है नंबर ऑफ पेजेस प्रेजेंट यूजुअली इन लीफलेट। लीफलेट के अंदर कितने पेज होते हैं, तो देखो भाई अपन बात करें, एक तो सबसे पहले आता है अपना पंपलेट का नाम सुना होगा आपने, है ना, लीफलेट का नाम आपने सुना होगा। तो पंपलेट में 2 से 12 आते हैं, फोल्डर को मोड़ देते हैं। तो इसमें लीफलेट में आता है भाई कितना, 1 पेज केवल। कितना पेज आता है, 1 पेज इसके अंदर देखा जाता है। नीति आयोग का प्रेसिडेंट, नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन होता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसे अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, और साथियों, भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी। तो नीति आयोग के अपन चेयरपर्सन किसे मानेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पे मानेंगे, क्लियर है। कंबाइंड फार्मिंग ऑफ लाइव स्टॉक एंड क्रॉप, लाइव स्टॉक और क्रॉप की जो कंबाइंड मिली जुली जो फार्मिंग है उसको अपन क्या बोलते हैं, मिक्स फार्मिंग कहते हैं, मिश्रित कृषि, मिश्र कृषि अपन इसको बोल सकते हैं। मतलब फसल भी उग रही है और गाय भैंस भी पाल रहे हो आप। लाइव स्टॉक सेंसस आप सबको पता है, हर 5 साल में क्या की जाती है भाई, पशुगणना की जाती है। और ये 20वीं पशुगणना कब हुई थी, 2018-19 के अंदर अपनी क्या हुई है, 20वीं पशुगणना हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड गोट बिलोंग टू पंजाब, पंजाब की कौन सी नस्ल है, इनमें से बीटल किसकी नस्ल है भाई, पंजाब की है। बाकी आप देख सकते हो जमुनापरी और बरबरी दोनों यूपी की ब्रीड है, ठीक है ना। और ये मालवारी है, मालाबार की ब्रीड है, इसको अपन देख सकते हैं। गेस्टेशन पीरियड गोट 5 महीने 5 दिन गोट का है, मतलब 152 दिन तो आपको गोट का याद रखना है, 147 दिन आपको सीप का याद रखना है, 9 महीने 9 दिन गाय का है, ठीक है ना। और 10 महीने 10 दिन भैंस का हो जाएगा। और लगभग 114 दिन अपन बात करें किसका होता है भाई, ये होता है अपना किसका, 114 दिन होता है अपना किसका, पिग के अंदर होता है। 2 महीने 2 दिन दे रखा है, ये बिच का दे रखा है भाई इसने, क्लियर है। लॉन्ग एंड पेंडुलस ईयर लाइक कर्ड लीफ, पत्ती जैसे कान किसके होते हैं, गिर के होते हैं भाई, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्ती जैसे कान गिर के होते हैं, इसको क्या अजमेरा या रेंडा के नाम से भी जाना जाता है। अजमेरा क्योंकि अजमेर वाली रीजन में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, रेंडा के नाम से भी पाया जाता है। इसकी उत्पत्ति गिर के जंगल गुजरात से मानी गई है और ये दुधारू नस्ल होती है, क्लियर है। ड्यूरेशन ऑफ ईस्ट्रस साइकिल इन काउ, गाय में ईस्ट्रस साइकिल का दिन कितने होते हैं, तो 21 दिन याद रखना। खाली सीप में 17 दिन की होती है, भेड़ में 17 दिन की होती है, बाकी सब में 20-21 दिन की पाई जाती है, क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू प्रिजर्वेशन, अगर आपको मूत्र को प्रिजर्व करना है तो प्रिजर्व करने के लिए किसका उपयोग करोगे भाई, फॉर्मेलिन का उपयोग करोगे। फॉर्मेलिन भी कितने % यूज में लिया जाता है, 10% फॉर्मेलिन यूज में लिया जाता है। कितने %, 10% फॉर्मेलिन का उपयोग किया जाता है कि मूत्र को प्रिजर्व कर लो या बॉडी को प्रिजर्व कर लो, इनको प्रिजर्व करने, डेड बॉडी होती है ना उसको प्रिजर्व करने के लिए। ग्लूकोज इन द यूरिन इज डिटेक्टेड परफॉर्मिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, कौन से टेस्ट के लिए थे याद रखना भाई, बेंजीडीन तो किसके लिए है, ब्लड के लिए है, बेनेडिक्ट ग्लूकोज के लिए, रोथराज कीटोन बॉडी के लिए है, ठीक है ना। और हेज टेस्ट जो होता है वो बाइल साल्ट के लिए होता है। गैमलिन टेस्ट जो होता है, कौन सा गैमलिन, तो ये किसके लिए होता है भाई, अपन बोल सकते हैं बाइल पिगमेंट के लिए, हे बाइल साल्ट के लिए, बेनेडिक्ट ग्लूकोज के लिए, बेंजीडीन ब्लड के लिए, ब्लड को पहचानना हो यूरिन के अंदर, क्लियर है। रोथरा टेस्ट कीटोन बॉडी के लिए उपयोग में लिया जाता है। इन ब्लड कलेक्शन वी डू नॉट नीड एंटीकोगुलेंट फॉर द सेपरेशन ऑफ, क्या सेपरेट करने के लिए अगर अपने को किसकी ज़रूरत नहीं है भाई, एंटीकोगुलेंट की ज़रूरत नहीं है। तो ब्लड कलेक्शन
वी डू नॉट नीड एंटी कोगुलेंट फॉर सेपरेशन ऑफ। देखो सीरम को सेपरेट करना है तो अपने को क्या चाहिए, एंटी कोगुलेंट चाहिए, ठीक है ना। प्लाज्मा की बात करें, वी डू नॉट नीड एंटी कोगुलेंट फॉर सेपरेशन ऑफ। प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा क्या होता है भाई, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है जो ब्लड होता है, किस किस से, प्लाज्मा से, और इसके अलावा 3 प्रकार की जो रक्त कोशिकाएं होती हैं उनसे बना होता है। तो प्लाज्मा को सेपरेट करना है तो उसके लिए हमें कह सकते हैं यहाँ पे एंटीकोगुलेंट की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि प्लाज्मा का तो आप क्या करो, सेंट्रीफ्यूज करो, उससे प्लाज्मा अलग होके आ जाएगा। लेकिन अगर आपको सीरम पृथक करना है तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी भाई, उसके लिए तो आपकी आवश्यकता पड़ेगी किसकी, एंटीकोगुलेंट की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो ये पूछ रहा किसके लिए नहीं चाहिए एंटीकोगुलेंट, तो प्लाज्मा के लिए नहीं चाहिए भाई, ठीक है। आरबीसी को भी अलग करना है तो उसके लिए भी आपको एंटीकोगुलेंट की ज़रूरत पड़ेगी। कीटोन बॉडीज इन यूरिन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाई, तो कीटोन बॉडी अभी अभी बताया मैंने, रोथरा टेस्ट से कीटोन बॉडी है, बेंजोडिन से खून है, बेनेडिक्ट से ग्लूकोज है, और हे टेस्ट से क्या है भाई, हे टेस्ट से अपन क्या अलग करेंगे, हे टेस्ट से अलग करेंगे बाइल साल्ट। इन माइक्रोस्कोप इमर्सन ऑयल इज यूजुअली यूज्ड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ स्लाइड एट पावर। तो याद रखना स्लाइड के लिए अपन क्या, इमर्सन ऑयल 100x पे कोई चीज़ देखनी हो तो इमर्सन ऑयल का यूज़ किया जाता है सूक्ष्मदर्शी के नीचे। क्रोनिक डायरिया किस में देखा जाता है, जॉन्स डिजीज में बिल्कुल क्रोनिक डायरिया देखा जाता है। रेक्टल पिंच टेस्ट इसके लिए किया जाता है, इसके डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, रेक्टल पिंच टेस्ट किया जाता है बेटा, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज अ वायरल डिजीज, याद रखना एफएमडी एक वायरल डिजीज है, ठीक है। एफएमडी क्या है, एफ्थस वायरस आपने सुना होगा, उससे होती है, पिकोरना वेरिडी फैमिली का ये होता है एफएमडी। एचएस बैक्टीरियल डिजीज है, बीक्यू इसको ब्लैक वाटर कहते हैं, बैक्टीरियल डिजीज है, होता है कि नहीं होता। और टीबी भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। एफएमडी क्या है भाई, वायरल डिजीज होती है। कोच ब्लू बॉडी सबको पता है, नहीं है ना, प्लाज्मा नहीं आएगा इसमें। कोच ब्लू बॉडी थलेरियोसिस के अंदर देखी जाती है। थलेरिया किस में चला जाता है, लिम्फोसाइट के अंदर जाता है, कोच ब्लू बॉडी का निर्माण करता है, तो थलेरिया आंसर इसके अंदर जाएगा। क्लासिकल स्वाइन फीवर या इसको हॉक कॉलेरा भी कहा जाता है भाई, क्या कहा जाता है, हॉक कॉलेरा या फिर क्लासिकल स्वाइन फीवर की अपन बात करें तो किसके कारण होता है, ये वायरस के कारण होता है। वायरस भी कौन सा, पेस्टी वायरस, अरे कौन सा वायरस, पेस्टी वायरस के कारण ये रोग देखा जाता है। हॉक कोलेरा सुअर के अंदर होता है, क्लासिकल स्वाइन फीवर इसको कह सकते हैं अपन। हाई फीवर एंड हीमोग्लोबिन यूरिया, ये वापस रिपीट हुआ है क्वेश्चन बवेशिया के अंदर, हाई फीवर भी होगा और हीमोग्लोबिन यूरिया भी देखा जाएगा, ठीक है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। स्पेशल एंटीडोट फॉर नाइट्रेट पॉइजनिंग, तो नाइट्रेट पॉइजनिंग में मिथाइलिन ब्लू 1% मिथाइलिन ब्लू का उपयोग किया जाता है। देखो ये नाइट्रेट पॉइजनिंग में होता क्या है, जो फेरस है Fe+2 Fe+3 फेरिक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको वापस उसकी पॉइजनिंग को सही करने के लिए 1% मिथाइलिन ब्लू का उपयोग किया जाता है, जिससे फेरिक वापस से किस में बदल जाता है। देखो सामान्यतः होना Fe+2 चाहिए, लेकिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe+3 के अंदर। तो वापस Fe+3 को Fe+2 में बदलना हो तो क्या देंगे अपन, मिथाइलिन ब्लू का इसमें दे देते हैं, जो एंटीडोट के रूप में जाना जाता है। मेलिन ट्यूब टेस्ट किसके लिए यूज में लिया जाता है, तो ग्लैंडर, घोड़ों में होने वाली बीमारी है ग्लैंडर। 1899 में एक्ट आया था ग्लैंडर के लिए, जिसके तहत बोला गया था कि अगर किसी घोड़े में ग्लैंडर पाया जाता है तो तुरंत उसको मार दो, मार के दफना दो, है ना, क्योंकि ये जूनोटिक डिजीज है, इंसानों के अंदर भी फैलती है और खतरनाक बीमारी है। तो ग्लैंडर याद रखना किससे भाई, एक जीवाणु से होने वाला रोग है, मेलिन टेस्ट इसके लिए यूज में लिया जाता है। क्लियर है, तो यहाँ तक आपके ये वेटनरी के क्वेश्चन है। तो लगातार चैनल से जुड़े रहिए, पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेना, इसके आंसर की अच्छे से लगा लेना भाई, एलएसए के अंदर भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो लगातार जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को भाई सब्सक्राइब करेंगे सारे के सारे, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना। धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।